नमस्कार बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, जिसमें हम अध्याय नंबर 18 की शुरुआत करने वाले हैं। आपको साथ में नोट्स दिए जाएंगे ऐप के अंदर, और साथ में आपको वीडियो जो है वो डाला जाएगा। सबको ऐप वगैरह यूज जो है वो करना आता है। तो हम जो चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं वो 18 नंबर चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर क्या, यदि नाम की बात करते हैं तो 18 नंबर है ये नाम, शरीर दर एवं परिसंचरण, शरीर दर एवं परिसंचरण हमारा आज का जो है अध्याय रहेगा, और उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शरीर दर और परिसंचरण, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि ये होता क्या है। शरीर दर क्या होता है और परिसंचरण से क्या मतलब होता है। तो हम लोग दोनों जो शब्द हैं उनको समझेंगे। समझने के बाद हम अगले टॉपिक की जो है वो शुरुआत करेंगे कि वो क्या रहने वाला है, इसमें इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शरीर दर। देखिए, शरीर दर सीधा सा मतलब है शरीर में उपस्थित दरों। ठीक है, जो भी लिक्विड शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग शरीर में उपस्थित दर जो है वो बोल सकते हैं। दूसरी बात आती है परिसंचरण की, कि परिसंचरण से आप लोग क्या समझते हो। तो प्यारे बच्चों, परिसंचरण का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर। देखिए, इस शब्द को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, परि प्लस संचरण। परि का मतलब आप सबको पता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या कहलाता है? संचरण बोल सकते हो, स्थानांतरण बोल सकते हो, कुछ भी, अभिगमन बोल सकते हो। बहुत सारे शब्द जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो आपको तो एक बार इतना ही ध्यान रखना है कि चारों ओर, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिसंचरण। तो जो शरीर में दर होता है वो शरीर में पूरे में क्या है? चक्कर लगाता रहता है, संचरित होता रहता है, अर्थात गमन करता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण बोला जाता है। बात आती है मुख्य कि हम क्यों पढ़ रहे हैं शरीर दरों को और परिसंचरण को। इंग्लिश में अगर इसकी सीधी सी बात करें तो बॉडी लिक्विड एंड सर्कुलेशन। अब आप लोगों ने 10वीं क्लास तक एक शब्द पढ़ा है, ब्लड सर्कुलेशन। क्या पढ़ा है? ब्लड सर्कुलेशन, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है शब्द, रक्त परिसंचरण तंत्र। बस वही चैप्टर है। आपको यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे 10वीं क्लास से ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11वीं क्लास के जीव विज्ञान का अध्याय 18 है ये, तो इसलिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल अंत तक ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं शरीर दरों की परिभाषा की। देखिए, शरीर में पदार्थ उपस्थित होते हैं। शरीर में क्या उपस्थित होते हैं? पदार्थ। शरीर में पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ जो हैं ये एक सेल से दूसरी सेल में गमन करते रहते हैं या गमन करेंगे। तो बात आती है वो जिस दरों के द्वारा करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शरीर दरों बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शरीर दरों जो है वो बोलेंगे। कहने का मतलब है शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए लिक्विड पाया जाता है। शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए तरल या दरों पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर दरों बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मुख्य रूप से जो तरल होता है वो होता है आपका रुधिर। वो कौन होता है? रुधिर। अंग्रेजी में बात करें तो इसे बोला जाता है ब्लड। आप लोग इसको रक्त बोल सकते हो,
आप लोग इसको और भी कई नाम दे सकते हो, रुधिर हो गया, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, सामान्य भाषा में इसे खून भी कहा जाता है। तो ये जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण धरो होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या होता है? धरो होता है। देखिए इस चैप्टर में आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, बुक में क्या क्या दे रखा है उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी। तो रुधिर होता है एक, तो कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन के लिए एक और दर पाया जाता है और वो उसका नाम होता है लसिका। उसका नाम क्या होता है? लसिका, या फिर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लिम्फ। क्या बोला जाता है? लिम्फ जो है वो बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने समझा कि शरीर द्रव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और शरीर द्रव कौन कौन से होते हैं। तो एक तो रक्त होता है और एक लसिका या लिम्फ होता है। ओके, क्लियर। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग रुधिर और जो आपका लसिका है इन दोनों टॉपिकों की बात अंत तक करेंगे। लास्ट में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करेंगे, जिसमें हार्ट जो आएगा आपका, हृदय की संरचना विस्तार से हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि रुधिर क्या होता है, कि रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर वास्तविक रूप से होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उन सब की बातें हम लोग अभी कर लेते हैं। तो मैं इतना एक बार मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग रुधिर की बात करेंगे सबसे पहले, और रुधिर पढ़ने के बाद में हमारा जो आगे लसिका वाला टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रुधिर। ठीक है, रुधिर थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, एकदम आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। बिल्कुल इजी टॉपिक, आप लोगों को केवल समझना है। रुधिर लिख दिया और यहाँ पे ये ब्लड लिख दिया। सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे, मुख्य विशेषताओं की, कि ये होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली विशेषता, ये एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक होता है। अगर बात करें उत्तक कौन सा होता है, तो ये संयोजी उत्तक होता है और ये तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है तरल संयोजी उत्तक। इसे क्या बोला जाता है? तरल संयोजी उत्तक जो है वो कहा जाता है। लिक्विड कंजक्टिव टिश्यू जो है वो इसको बोला जाता है, तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये हल्का क्षारीय होता है, ये हल्का क्षारीय होता है और क्षारीयता अम्लीयता का पता हमें पीएच से चलता है और इसकी पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर प्रश्न बार बार पूछा जाता है, या फिर हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, गहरा अम्लीय, गहरा क्षारीय, मतलब प्रबल जो भी है शब्द आपको ऑप्शन के अंदर मिल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी पीएच क्या होती है? 7.4 होती है। और जो यदि बात करें हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि पीएच मीटर के अंदर जब हम लोग देखते हैं, पीएच मीटर के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो 7 तो होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हल्के से फिर वो गहरा होता जाएगा। इसी प्रकार 7 से कम, जस्ट कम हल्का अम्लीय, और जैसे जैसे 7 से नीचे जाता जाएगा तो वो गहरा अम्लीय होता जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। तो ये मुख्य बातें हो गई। अब बात करते हैं रुधिर के भाग की। रुधिर में मुख्य रूप से एक तो होता है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग आधात्री बोल सकते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों प्लाज्मा, और प्यारे बच्चों एक होता है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, बस यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इतना जब हम लोग पढ़ लेंगे तो कहने का मतलब है आपका जो रुधिर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला मैंने क्या लिखा? पहला लिखा मैट्रिक्स, दूसरा मैंने क्या लिखा? दूसरा लिखा मैंने प्लाज्मा, तीसरा मैंने क्या लिखा? तीसरा मैंने लिखा संगठित पदार्थ, तीसरा कौन सा लिखा? संगठित पदार्थ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। आधात्री जो भाग होता है उसे बोलते हैं। तो मेन 2 ही भाग होते हैं मुख्य रूप से, ये इनका ही भाग होता है मैट्रिक्स, आधात्री, आधात्री, द्रवाधात्री बोलते हैं इसको, द्रवाधात्री। ठीक है, जिसके अंदर ये पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, एक प्रकार से रुधिर का जो मेन भाग है। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं।
आज की इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा की विस्तार से बात करते हैं। तो मुख्य टॉपिक हम लोग प्लाज्मा रख लेते हैं आज के लिए। जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो क्या रख लेते हैं, प्लाज्मा रख लेते हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा होता क्या है? सबसे पहले बात आती है कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। मान लीजिए रुधिर 100% की बात कर रहे हैं। इस 100% रुधिर में प्लाज्मा कितने परसेंटेज है? 55% है। 100 का 55% जो भाग है वो आपके प्लाज्मा का है। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया 55। इसका कलर जो होता है वो हल्का पीले रंग का होता है। हल्का पीले रंग का द्रव होता है। हल्का पीले रंग का द्रव होता है। कैसा प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीले रंग का द्रव्य होता है। द्रव्य को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर और भी पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको द्रव्य बोला जाता है। प्यारे बच्चों, हल्का पीले रंग का ये होता है। कंप्लीट यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखिए, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी वगैरह में आज दिक्कत आ सकती है, कल से ये सेट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अच्छी क्वालिटी में हर जो है वीडियो वगैरह PDF वगैरह वो मिलती रहेंगी। तो आप लोग नो टेंशन रह के अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें, ठीक है। हमारे पर कोरोना काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे वैसे ही हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ें। किसी भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी बात रख सकते हो। किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना हो तो आप सबके पास ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, उस पर आप लोग मैसेज करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो हल्का पीले रंग का ये पदार्थ जो है वो होता है। इस प्लाज्मा के अंदर इस 55% भाग का 55% भाग का 90 से 92% भाग, ध्यान से सुनना, टोटल रक्त का नहीं, टोटल रक्त का नहीं है, टोटल ब्लड के 55% में प्लाज्मा है। और उस 55% का 90 से 92% जो है वो आपके क्या है? जल है। वो आपके क्या है? जल है। और 6 से 8% यदि बात करें, उस 55% में से 6 से 8% बात करें तो प्यारे बच्चों प्रोटीन है। प्यारे बच्चों क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, बड़ा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोगों के पहले दिन ही आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ तक विशेषताओं की बात करेंगे। कल मैं आते ही इनको जल्दी जल्दी रिपीट भी करूँगा सब बातों को। तो 90 से 92% जल है प्लाज्मा में और 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। मुख्य बातें हो गई, ठीक है। अब प्रोटीन में भी मुख्य रूप से 3 प्रोटीन हैं। प्रोटीन में भी मुख्य रूप से कितनी प्रोटीन है? 3 प्रोटीन है प्यारे बच्चों। तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ। तीनों प्रोटीन कौन कौन सी हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो एक तो होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्बुमिन। एक क्या होती है? एल्बुमिन। और एक प्रोटीन जो है वो और पाई जाती है। एक और प्रोटीन जो है वो और पाई जाती है। एक तो होती है आपके फाइब्रिनोजन, जिसका कार्य जो होता है वो होता है थक्का निर्माण करना। थक्का निर्माण, क्लोट, ब्लड क्लोटिंग, अर्थात रुधिर का थक्का जब चोट लग जाती है तो रुधिर बहने की बजाय कुछ ही समय बाद रुक जाता है, तो वो क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग होगा। उसका कार्य फाइब्रिनोजन करता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो करती है, ठीक है। इसके अलावा एल्बुमिन जो मैंने बताया वो प्रासरणी संतुलन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? प्रासरणी संतुलन का जो कार्य है वो कौन करते हैं? एल्बुमिन करती है। इसके अलावा एक प्रोटीन और होती है जिसका कार्य जो है वो अगर बात करें तो उसका कार्य जो है, उस तीसरी प्रोटीन का जो कार्य है वो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना है। किसको बनाए रखना है? प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बनाए रखना होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है, बिल्कुल मैंने धीरे धीरे एकदम आराम से आपको चैप्टर की शुरुआत की है, क्योंकि चैप्टर का जो
शुरुआत का जो पार्ट होता है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हमने समझा है। आप लोग आराम से वीडियो देखें, और इसमें अगर बात करें तो आपको इतना आज करवाया उतना आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।